हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नाउ। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था दो अलग अलग मेथड जिसके थ्रू आप थिकनेस ऑफ पेवमेंट डिजाइन कर पा रहे थे। उसी के कंटिन्यूएशन में कुछ और भी मेथड्स हैं जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सो मेथड 1 वाज जीआई मेथड, मेथड 2 वाज सीबीआर मेथड, मेथड 3 वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हिच इज ट्राइएक्सियल मेथड। देखते हैं। सो मेथड 3 ट्राइएक्सियल मेथड। देखो, ये जो मेथड है जिसको हम लोग ट्राइएक्सियल मेथड कह रहे हैं, इसमें पेवमेंट को टू लेयर्स में कंसीडर की जाती है। मतलब व्हेनेवर यू डिजाइन द थिकनेस ऑफ द पेवमेंट, यू ऑलवेज कंसीडर दैट वन लेयर इज सबग्रेड एंड अनदर लेयर इज द पेवमेंट इटसेल्फ। मतलब आपने पूरे पेवमेंट को सिर्फ दो लेयर में कंसीडर करके डिजाइन किया हुआ है। तो उस केस में हम लोग थिकनेस ऑफ पेवमेंट जो सबग्रेड के ऊपर लगा रहे हैं, उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिजाइन। ठीक है, यहां पे नंबर ऑफ लेयर्स, जैसे आपने पिछले मेथड में देखा कि अलग अलग लेयर्स की थिकनेस निकाल पा रहे थे, यहां पे सिर्फ पेवमेंट की थिकनेस निकल पाती है। ठीक है, और पेवमेंट आपने क्या माना है, सिर्फ टू लेयर। मतलब एक तो सबग्रेड है जिसके ऊपर आपने डिजाइन किया, एंड दूसरा जो पेवमेंट आप एक्चुअली डिजाइन कर रहे हो। अभी मैं दिखाता हूं। एज पर दिस मेथड द थिकनेस ऑफ पेवमेंट required above subgrade is TP. This is thickness of pavement taken in centimeter, which is equal to root of 3p xy 2 pi es delta होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एक टर्म है जो रूट के बाहर है, विच आई एम राइटिंग हियर, दिस इज ई एस अपॉन ई पी टू द पावर 1/3। तो आप ये सोचो कि थिकनेस ऑफ पेवमेंट निकालने का ये फार्मूला है ट्राइएक्सियल मेथड का। सो इस फार्मूले से वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द पेवमेंट। लेकिन वो थिकनेस किसके ऊपर, सबग्रेड के ऊपर कितनी चाहिए। तो दिस पर्टिकुलर फार्मूला इज वैलिड ओनली फॉर द टू लेयर सिस्टम। तो ये इस बात का ना अच्छे से ध्यान रखना है कि दिस फॉर टू लेयर सिस्टम। ठीक है, ये टू लेयर सिस्टम के लिए वैलिड है। अब टू लेयर सिस्टम कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी कभी पेवमेंट हम लोग सोचेंगे तो टू लेयर में आपको यहां पे दिखा दे रहा हूं। जैसे मान लो कि ये है, दिस वन इज द सबग्रेड, दिस वन इज सबग्रेड, और उसके ऊपर सिर्फ एक लेयर पेवमेंट की बनी है। सो दिस इज पेवमेंट, और ये है थिकनेस ऑफ पेवमेंट विच यू रिक्वायर अबव द सबग्रेड लेयर। ठीक है, अब यहीं पे दो अलग अलग टर्म यूज किया हमने। आप देखो ES एंड EP। तो ES क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सबग्रेड, एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ पेवमेंट इज EP। यू कैन सी। सो जब भी कभी हम लोग थिकनेस निकालेंगे तो इस तरीके से निकाली जाती है, और इस फॉर्मूले को देख करके साथ में ये जो थिकनेस का फॉर्मूला है, इसमें ये जो आप देख रहे हो आखिरी में रूट के बाहर में एक टर्म लिखिए ES अपॉन EP होल टू द पावर 1/3। उसको देख करके ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि इन दिस मेथड द क्वालिटी ऑफ पेवमेंट मटेरियल इज कंसीडर्ड। डू यू रिमेंबर इन द लास्ट क्लास यू हैव सीन दैट इन द फर्स्ट मेथड GI एंड इन सेकंड मेथड CBR द क्वालिटी ऑफ पेवमेंट मटेरियल वाज नॉट कंसीडर्ड, right? Due to which even if you provide the better quality of material you require the same value of the thickness, right? लेकिन होना क्या चाहिए कि वो अफेक्ट होना चाहिए, जो कि उसमें नहीं हो रहा था। लेकिन इसमें इफ यू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ पेवमेंट मटेरियल, तो क्वालिटी बढ़ाओगे तो EP की वैल्यू बढ़ जाएगी, और EP की वैल्यू बढ़ेगी तो देखो TP की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहां पे आपको एक बात तो समझ में आ गया हो कि इस मेथड में एक्चुअली क्वालिटी पे डिपेंडेंसी है, और यहां पे व्हेन यू improve the quality of the material which you're going to provide as a pavement material, so the thickness will be affected, right? Now अब देखो यहाँ पे in this formula मैंने आपको बताया कि सबग्रेड एक लेयर है। अब यहीं पे देखो this is one layer and two layer, I will mark here. This is layer number 1 is subgrade and layer number 2 is pavement। देखो टू लेयर सिस्टम बन गया, ये हो गया टू लेयर सिस्टम।
सो इस तरीके से टू लेयर सिस्टम बनती है कभी भी जब हम लोग पेवमेंट की बात करते हैं, तो दिस इज हाउ वी डिजाइन अ टू लेयर पेवमेंट। अब इसी में ही एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जो पेवमेंट है ये माना गया है कि इट इज होमोजीनियस, ठीक है, और इसको सिंगल टाइम प्रोवाइड किया गया है। अब ना थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी के साथ मैं इसको रिलेट करता हूं। कभी भी जब पेवमेंट बनाई जाती है, अब इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, कभी भी whenever you design a pavement you always design the layer in multiple sub layers. For example, when we talk about the subgrade, suppose it is constructed, then now we have the another layer is sub। इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लो, अलग टॉपिक बता रहा हूं, समझना पहले, फिर उससे रिलेट कर लेंगे। So subgrade, suppose it is constructed, then after that we have the next layer, we call it as a subbase. So subbase, whenever we construct on the ground, then that subbase we generally construct in multiple layers. Suppose you have 30 centimeter of the thickness required for subbase course. So we have two choices. One, I will design 30 directly. That means I will provide the material, and after compaction, the thickness of that subbase will become 30. But at the same time, we have another option also that 30 we will provide in two different layer, 15 and 15. मतलब सब बेस कोर्स ही चल रही है, लेकिन सब बेस कोर्स मैंने 15 एक बार लगाया और उसे कॉम्पैक्ट कर दिया, फिर 15 लगाया, फिर कॉम्पैक्ट कर दिया। कॉम्पैक्शन के बाद वो 30 आ रही है, लेकिन इसमें कॉम्पैक्शन आपने दो बार दिया, एक मिडल पे दिया, एक बार, मतलब कि दिस 30 सेंटीमीटर ऑफ द सब बेस कोर्स यू हैव प्रोवाइडेड इन टू सब लेयर्स, ठीक है। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द बेस कोर्स, सपोज बेस कोर्स यू रिक्वायर 40 सेंटीमीटर, so 40 centimeter of the base course thickness if you want to design, then I have again two choice, like I will provide 40 centimeter directly, right, after compaction the thickness becomes 40, and another option is I will provide in multiple layer and after compaction it becomes 40. Can you think about it that which option will be better? यहीं पे मैं पूछूं कि ज्यादा बेटर कौन है, तो आप बोलोगे मल्टीपल लेयर, क्योंकि इसमें कॉम्पैक्शन मिडल लेयर पे भी हो रही तो उसकी स्ट्रेंथ बेटर होगी। तो आप समझिएगा कभी भी जब रोड बनाई जाती है, कंक्लूड करता हूं अब, कभी भी जब रोड बनाई जाती है तो आप हर एक लेयर को, ज्यादातर में केसेस में सब बेस एंड बेस कोर्स लेयर्स को एंड सर्फेस कोर को मल्टीपल लेयर्स में आप बनाते हो, मल्टीपल सब लेयर्स में आप बनाते हो। लेकिन इस मेथड में विच इज ट्राइएक्सियल मेथड, यहां पे अजम्पशन ली जाती है दैट एवरी लेयर इज मेड इन अ सिंगल लेयर सिस्टम। मतलब कि सबग्रेड के ऊपर जो आपने पेवमेंट बनाया ना टीपी, ये दो बार में नहीं एक ही बार में बनाई गई है, ये अजम्पशन होता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन में कई बार लिखेगा कि डिजाइन द थिकनेस ऑफ द पेवमेंट, तो आपको समझ में आ गया टू लेयर बनाना है, लेकिन जो टू लेयर का जो टॉप लेयर है ये हमारी पेवमेंट वाली, ठीक है, दिस मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड इन अ सिंगल सिस्टम, दैट शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड इन अ मल्टीपल सिस्टम। मतलब कि अगर मान लो इसकी थिकनेस आई है 40, टीपी की वैल्यू 40, तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते इस मेथड में कि 20 लगाए कॉम्पैक्ट किए फिर 20 लगाए कॉम्पैक्ट किया, ऐसा नहीं, ये सिंगल में बनेगी 40 एक बार में, इस मेथड के हिसाब से। तो आपको समझना है कि whenever we talk about the triaxial method, no, that layers are taken in a single layer system and we design the thickness of the pavement as a two layer system। जैसे एक लेयर तो सबग्रेड हो गई, दूसरी पेवमेंट हो गई। क्लियर टू यू? चलो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब यहां पे मैं नोटेशंस बता दूं कि कैसे हम लोग रिजॉल्व करेंगे। सो नोटेशंस में वेयर सबसे पहले कैपिटल P इज व्हील लोड इन किलोग्राम, किलोग्राम, X ट्रैफिक कोफिशिएंट, ट्रैफिक कोफिशिएंट Y रेनफॉल कोफिशिएंट ES मॉडुलस ऑफ elasticity of subgrade, delta is design deflection, डिजाइन डिफ्लेक्शन। एंड जब डिजाइन डिफ्लेक्शन की बात करते हैं ना, तो आप समझ भी लो कि डिजाइन डिफ्लेक्शन होती क्या है। जैसे मान लो कि ये पेवमेंट है, ठीक है, दिस इज पेवमेंट एंड ऑन दैट पेवमेंट देयर इज अ लोड एक्टिंग समथिंग लाइक दिस, ये ऐसे लोड एक्ट कर रही है। What will happen due to this? This pavement will have some deformation. Flexible pavement है, नहीं है, तो flexible pavement में आप तो जानते हो कि फ्लेक्सिबल रिजिडिटी नेग्लिजिबल होने के कारण जब लोड अप्लाई करोगे ना तो उसमें डिफॉर्मेशन की प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे डिफॉर्म ऐसे करेगी और यहीं पे डिफाइन होता है कि भाई ये जो यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से डिफॉर्म की है, यही होती है हमारी
डिजाइन डिफ्लेक्शन डेल्टा। ठीक है, सो हमने आपको बताया इस फॉर्मूले में क्या क्या। P is the wheel load in kilogram, X is the traffic coefficient, Y is the rainfall coefficient, ES is the modulus of elasticity of subgrade, and delta is design deflection. A is radius of contact area. We can mark it here. So small a, radius of contact area. Radius of contact area, and वहीं पे EP modulus of elasticity of pavement. Modulus of elasticity of pavement, you can see. तो आपके सामने ये जो फॉर्मूला है, आप देखो इस फॉर्मूले में मैंने सारे नोटेशंस आपको बता दिया है। आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो लास्ट का टर्म है ना ES अपॉन EP, ये रूट से बाहर है, रूट के अंदर नहीं है। अब यहां से हमने रिलेट किया है। इस मेथड में काफी सारी चीजें हैं, एक एक करके मैं डिस्कस करता हूं। तो पहले आप इसे लिख लो कि कभी भी अगर हमें टू लेयर सिस्टम में थिकनेस ऑफ पेवमेंट निकालना हो ना, सो दिस इज हाउ वी डिजाइन द थिकनेस ऑफ पेवमेंट। अब इसमें दो अलग अलग मॉडिफिकेशंस हैं। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप इस टेक्निक का यूज करके सिंगल लेयर सिस्टम भी बना सकते हो। सो फॉर सिंगल लेयर इलास्टिक थ्योरी इसको भी कहते हैं हम लोग, कि अगर आप इसको सिंगल लेयर में बनाओ तो सिंगल लेयर कहने का मतलब क्या होगा कि इलास्टिसिटी जो पेवमेंट होगी वो इसी मटेरियल से बनी होगी। मतलब सबग्रेड वाली मटेरियल से ही पेवमेंट बना लो तो वो सिंगल लेयर ही कहलाएगी। ठीक है, उस केस में इफ यू कंसीडर EP इक्वल टू ES, अगर EP इक्वल टू ES हो जाए सो दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ सिंगल लेयर। तो उस केस में फॉर्मूला क्या होगी, और इसको आप 3 लेयर में कन्वर्ट भी कर सकते हो। हालांकि आपको समझ में आया कि ये जो बेसिक फॉर्मूला है दिस इज ओनली फॉर 2 लेयर सिस्टम। So in question they may ask you for single layer, 2 layer or 3 layer, whatever they ask you will be able to find it. So how to convert into the single and third will show you, but पहले आप इसे लिख लीजिए, write it down. चलो नोट, सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट में समझो। फर्स्ट पॉइंट नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट 1 आपको यह समझना है कि सिंगल लेयर कैसे बनाते हैं। सो फॉर सिंगल लेयर इलास्टिक थ्योरी, दिस इज EP इज इक्वल टू ES। तो यहीं पे EP इक्वल टू ES हो जाएगी और वहां पे जो फॉर्मूला बनती है, आपको समझ में आया ना कि EP इक्वल टू ES हो जाएगी। तो जो फॉर्मूला फाइनली बन के आती है दैट TP इज इक्वल टू, उसमें X और Y की जो वैल्यू है वो वहां पे 1 हो जाएगी। सो दिस इज 3P अपॉन 2 पाई ES डेल्टा होल स्क्वायर, 3P अपॉन 2 पाई ES डेल्टा होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज द फार्मूला। अब इसमें आपको समझ में आएगा कि x पाई नहीं है और ES बाई EP नहीं है। तो अभी जो आपने फार्मूला पढ़ा था ना, इसमें देखो क्या क्या रिमूव हो गया, x पाई ये वाली पोजीशन बर्न होगी और ये यहां से हट गई, तो कि ये दोनों बराबर है। तो फाइन फॉर्मूला TP अपॉन 3P अपॉन 2 पाई ES डेल्टा, 3P अपॉन 2 पाई ES डेल्टा A स्क्वायर। तो कभी भी जब थिकनेस ऑफ पेवमेंट सिंगल लेयर इलास्टिक थ्योरी में कही जाए ना, तो x और y की आपको जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको चाहिए व्हील लोड with this design deflection, modulus of elasticity of subgrade and radius of contact area. Using that you will be able to find. Clear to you? So ये था पहला। Now this triaxial method actually depends upon the क्वालिटी ऑफ पेवमेंट मटेरियल ऑल्सो। अभी हमने बताया आपको। तो क्वालिटी ऑफ पेवमेंट मटेरियल कहने का मतलब यहां पे क्या हुआ कि आप इलास्टिसिटी ऑफ पेवमेंट EP से क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और आप जानते हो कि अगर इलास्टिसिटी ज्यादा होगी तो क्वालिटी बेटर हो जाएगी पेवमेंट की। अगर इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, EP की वैल्यू कम हो जाएगी, इसका मतलब क्वालिटी और डिग्रेड कर गई है। तो EP से आप क्वालिटी को डिफाइन कर रहे हो। हियर EP इज द क्वालिटी पैरामीटर ऑफ द पेवमेंट फॉर विच यू आर कैलकुलेटिंग द थिकनेस एज TP, राइट। सो वो आपने सीख लिया। अब मैं यहीं पे बोलूं कि अगर क्वेश्चन में ऐसा बोले कि नाउ
दे वांट टू प्रोवाइड द टॉप सरफेस एज इवन बेटर क्वालिटी, मतलब कि वो टॉप पे एक वियरिंग कोट्स लगाना चाहते हैं, मे बी ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट। जैसे कि मान लो कि 2 लेयर सिस्टम में अगर वो प्रोवाइड करना चाहें कि whenever we have a 2 layer system, then 2 layer system I want to convert into 3 layer by providing one more layer to the top। तो टॉप पे अगर एक और लेयर प्रोवाइड करना चाहें तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, कैसे प्रोवाइड करेंगे। सो इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि कन्वर्जन करनी पड़ती है। क्या कन्वर्जन कहने का मतलब है, ठीक है, यहां देखो, two-layer system can be converted into 3-layer system। ठीक है, अब ये two-layer system can be converted into 3-layer system। कैसे? सो 3-layer सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा कैलकुलेशन करके, ठीक है। या अगर मेथड से आप निकालोगे ना कि इस फॉर्मूले से, जो ट्रायक्सल मेथड का फॉर्मूला दिया गया है, तो उस फॉर्मूले से जब आप थिकनेस निकालेंगे तो वो थिकनेस हमेशा ही एक 2-लेयर सिस्टम का आपको थिकनेस देगा। लेकिन आप चाहें तो उसको 3 लेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे कन्वर्ट? तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा लेयर आप टॉप पे लगाना चाहते हो। जनरली वियरिंग कोट्स को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो नाउ जनरली अगर मैं वियरिंग कोट्स को कन्वर्ट करूं तो वो कैसे होती है, उस चीज का एक छोटा सा एग्जांपल देख लो कि कैसे कन्वर्ट होगी। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ 2-लेयर सिस्टम, दिस इज टीपी और ये क्या है, पेवमेंट, पेवमेंट, और ये क्या है, सबग्रेड। सो आई विल मार्क द नंबर ऑफ लेयर 1 and 2, so you are able to see it is a 2-layer system। So this 2-layer system will be converted into something like this। So ये है सबग्रेड, और टॉप लेयर पे आप चाहते हो कि जो 2-लेयर का सिस्टम है, मैं इसमें अपनी मर्जी से एक वियरिंग कोट्स प्रोवाइड करूं। तो अगर मैं वियरिंग कोट्स प्रोवाइड करूं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो कि आई वांट टू प्रोवाइड द वियरिंग कोट्स ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो अगर मैं 5 सेंटीमीटर का वियरिंग कोट्स प्रोवाइड करूं तो हमारे पास 2 ऑप्शन है जनरली, और मैं आपसे पूछता हूं कि विच ऑप्शन विल बी इकोनॉमिकल। सोच के आप एक बार इस पे सोचना जरा। मैं पूछूं कि अगर हमें 5 सेंटीमीटर का बिटुमिनस कोट्स लगाना है तो मैं क्या करूं कि इस टीपी के ऊपर 5 लगा दूं, ऑप्शन 1। पहले पूरा समझ लेना फिर देखना। ये है टीपी, ठीक है, और इसके ऊपर हमने 5 सेंटीमीटर का वियरिंग कोट्स, जो बिटुमिनस कंक्रीट है, वो हमने लगा दिया। दिस इज बिटुमिनस कंक्रीट। नाउ यू कैन सी इट इज लेयर 1, लेयर 2 एंड लेयर 3। आर यू एबल टू सी? सो इफ यू वांट टू प्रोवाइड one more layer of the pavement, one more layer of the pavement to the top as a wearing coats, just to make the pavement top as more strengthened। तो उसके लिए एक तरीका तो ये है कि जो आपने टीपी डिजाइन किया ना, उसके ऊपर आप जितना भी सेंटीमीटर सोच रहे हो वो अलग से लगा लो। आप प्रोवाइड तो करोगे, लेकिन जरा सोचो कि दिस प्रोजेक्ट विल बी अनइकोनॉमिकल। कॉस्ट काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि मेथड ये कहता है कि आपकी जो थिकनेस है टीपी वो ऑलरेडी सेफ है। यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग एल्स अबव दैट। इसके ऊपर किसी चीज की जरूरत आपको है ही नहीं। आपने जो निकाला ना अभी 2-लेयर सिस्टम में थिकनेस, वो थिकनेस की वैल्यू यहां पे जो टीपी निकाली गई है, टीपी इज नॉट थिकनेस ऑफ लेयर। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट इज एक्चुअली द थिकनेस ऑफ पेवमेंट, एंड द मीनिंग ऑफ पेवमेंट मीन्स सिंपली इट इज इंक्लूडिंग एवरीथिंग। यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग एल्स। अब इसके ऊपर किसी और चीज की जरूरत है नहीं। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन कहता है कि नाउ प्रोवाइड अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द वियरिंग कोट्स ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट आल्सो लाइक दिस, देन यू हैव द फर्स्ट ऑप्शन दैट यू हैव द सबग्रेड, देन यू हैव द पेवमेंट, एंड देन यू विल प्रोवाइड सम दिस। अब यहां पे इस तरीके से लगाओ। आर यू एबल टू सी द थिकनेस इज वेरी हाई, द सेफ्टी इज ओनली अप टू दिस। इसके ऊपर तो एक्स्ट्रा मटेरियल है, प्रोजेक्ट ज्यादा ही सेफर हो जाएगी और उससे अनइकोनॉमिकल प्रोजेक्ट हो जाएगी। तो इसको इकोनॉमिकल कराने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि वी विल प्रोवाइड फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द बिटुमिनस कंक्रीट, और उसके बदले में आई विल रिप्लेस सम ऑफ द टीपी मटेरियल। ये जो टीपी मटेरियल है उसमें से कुछ रिमूव कर लो।
ठीक है। सो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, अब ये डायग्राम हमने बताया कि दिस इज नॉट इकोनॉमिकल। अब इकोनॉमिकल नहीं है तो इकोनॉमिकल कैसे बनाएंगे, आई विल शो यू नाउ। सो ये है सपोज बिटुमिनस कंक्रीट वियरिंग कोर्स, ठीक है, एंड दिस इज टी नॉट। तो अब मैं बोलूं कि ये वाली थिकनेस कितनी होनी चाहिए, तो आपको फिर से मैं याद दिला दूं कि मटेरियल क्या है। दिस वन इज व्हाट, सबग्रेड एज द फर्स्ट लेयर, दिस वन इज वट एवर लेयर, मे बी पेवमेंट का कोई लेयर है, ठीक है, और ये है हमारी तीसरी लेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आर यू एबल टू सी इट इज 3 लेयर सिस्टम नाउ। बट इफ आई आस्क यू व्हाट शुड बी दिस पेवमेंट, ये थिकनेस की वैल्यू क्या होगी, कितनी होनी चाहिए, तो आप में से कई सारे लोग ऐसा सोचेंगे कि सबग्रेड के ऊपर टोटल टीपी चाहिए था, वो टीपी में से कुछ तो टी नॉट हो गई बेस कोर्स की, और रिमेनिंग जो बच जाएगी वो टीपी माइनस टी नॉट। बस यहीं पे गलती कर दोगे आप सबसे पहले ये समझिए कि इस मेथड में क्वालिटी ऑफ पेवमेंट मटेरियल को कंसीडर की गई है, तो हम लोग थिकनेस को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा थोड़े कर सकते हो भाई कि अब 40 सेंटीमीटर का WMM में से मैं 5 सेंटीमीटर का बिटुमिनस कंक्रीट माइनस कर दूं, ये करना ही गलत है। आप सोचो जरा कि आप जब थिकनेस को सब्ट्रैक्ट करते हो और क्वालिटी जब नहीं कंसीडर की होती, जैसे कि पिछले मेथड में जो आपने सीवीआर मेथड पढ़ा था, सीवीआर मेथड में इट वाज वेरी इजी टू सब्ट्रैक्ट लेयर बाय लेयर थिकनेस बिकॉज द क्वालिटी ऑफ पेवमेंट मटेरियल वाज नॉट कंसीडर्ड। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्राइएक्सियल मेथड, you know here the pavement quality material is considered. Since the quality of pavement material is considered, you cannot directly subtract one material thickness minus another material thickness. No, you will have to calculate the equivalent thickness of the bituminous concrete in terms of this. आपको निकालना पड़ेगा कि 5 सेंटीमीटर का बिटुमिनस कंक्रीट को लगाने के लिए कितना सेंटीमीटर पेवमेंट को रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की क्वालिटी अलग अलग है। तो आप इस बात को समझो यहां पे, हियर व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द 2 लेयर सिस्टम विल बी कन्वर्टेड इनटू द 3 लेयर सिस्टम लाइक दिस, देन टू कन्वर्ट फ्रॉम 2 लेयर टू 3 लेयर, दिस whatever material you are providing, you will not subtract just the total thickness of that particular layer. Instead of that, you will have to actually calculate what is the equivalent thickness of this wearing course in terms of the existing pavement. Maybe it is base. अब मैं बोलूं बेस के टर्म्स में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो जो भी लेयर आ रही होगी ना, हमें इसमें से कन्वर्ट करके फिर सब्ट्रैक्ट करना है। So the provided thickness of the base course, the actual thickness of the base course will be replaced by the equivalent thickness. Equivalent term यूज किया है, सेम थिकनेस नहीं, उतना ही थिकनेस हम लोग माइनस नहीं करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल समझो, ज्यादा क्लैरिटी आएगी। जैसे मान लो, एक एग्जांपल देता हूं, ये है 40 सेंटीमीटर, ये आपने प्रोवाइड किया 5 सेंटीमीटर, ये है 5, तो मैं पूछूं कि पेवमेंट कितना लगना चाहिए, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि 40 सेंटीमीटर है, उसमें से 5 सेंटीमीटर मैंने बिटुमिनस लगा दिया तो बाकी जो बची है वो 35। ये कहना गलत है यहां पे, क्योंकि आप 40 सेंटीमीटर की, मान लीजिए बेस कोर्स है ये, तो 40 सेंटीमीटर की बेस कोर्स में से 5 सेंटीमीटर का बिटुमिनस कंक्रीट को माइनस नहीं कर सकते हो भाई। ए क्वालिटी में से बी क्वालिटी को माइनस कैसे करोगे, करेक्ट नहीं है ना, यहां पे क्वालिटी कंसीडर किया गया है, और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका इक्विवेलेंट थिकनेस निकालते हैं। मतलब ये हुआ कि व्हाट इज द equivalent thickness of 5 centimeter of the bituminous concrete in terms of the base course, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि 5 सेंटीमीटर का बिटुमिनस कंक्रीट जितना स्ट्रेंथ लेता है, उतना ही स्ट्रेंथ अगर ये वाली मटेरियल होती तो कितने सेंटीमीटर पे लेती, और जितना सेंटीमीटर आएगा ना उतना रिप्लेस करेंगे हम लोग, और उसके हिसाब से रिजॉल्व करेंगे। सो हियर नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, thickness of wearing course, generally bituminous concrete, is replaced by equivalent thickness from existing pavement.
तो ये जो बिटुमिनस कंक्रीट की इक्विवेलेंट थिकनेस है, उसके जो एग्जिस्टिंग पेवमेंट की थिकनेस है उसमें से हम लोग रिप्लेस करेंगे, लेकिन कौन सी पैरामीटर? मैंने थिकनेस नहीं बोला, मैंने बोला इक्विवेलेंट थिकनेस। यू कैन सी, सो थिकनेस ऑफ द वेयरिंग कोर्स इज रिप्लेस्ड, ठीक है, रिप्लेस्ड बाय द इक्विवेलेंट थिकनेस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पेवमेंट। अब इसका कहने का सिग्निफिकेंस क्या है? हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट थिकनेस? नाउ कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट थिकनेस, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि थिकनेस ऑफ ए मटेरियल इन टर्म्स ऑफ बी मटेरियल। मतलब मान लो कि बिटुमिनस कंक्रीट अगर 5 सेंटीमीटर का है तो वो दूसरे मटेरियल के टर्म्स में कितने सेंटीमीटर का हुआ, ये निकालने के लिए एक बार मैं फॉर्मूला आपको याद दिलाता हूं, तो फॉर्मूला से क्लैरिटी आ जाएगी आपको। लुक एट दिस, इस फॉर्मूले को देखो, मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या इस फॉर्मूले के हिसाब से कि दिस टीपी इज बेसिकली, यहां देखो टीपी इज बेसिकली दिस। अब आपको समझ में आएगा कि पेवमेंट का मतलब ये हुआ कि सबग्रेड के ऊपर जो लग रही है, इसकी एक ही चीज है और वो है ईपी पैरामीटर। इस पूरे फॉर्मूले में आप देखो, पी तो व्हील लोड है, एक्स वाई कोफिशिएंट्स हैं, ES सबग्रेड की है और ये भी, और यहां पे देखो A, ये भी रेडियस ऑफ कांटेक्ट एरिया, ES तो सबग्रेड की है, बेसिकली EP पे डिपेंड की। कैन आई राइट दैट TP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू EP टू द पावर 1/3? सो यहां से वी कैन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट थिकनेस। सो आई कैन राइट simply as this is EP is inversely proportional to, sorry, TP is inversely proportional to 1 upon EP whole to the power 1/3. Hence, I can write this is T1 upon T2 is equal to E2 upon E1 whole to the power 1/3. अभी इसको रिलेट करता हुआ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं थिकनेस ऑफ even material. If the even material has T1 thickness, then in terms of E2 material, the thickness will be T2. आप खुद ही सोचो, मैं बोलूं कि मैं टॉप पे 5 सेंटीमीटर का बिटुमिनस कंक्रीट लगाना चाहता हूं, तो मुझे मालूम है कि T1 हो गई 5 सेंटीमीटर और बिटुमिनस कंक्रीट की इलास्टिसिटी मैं यहां पे पुट कर दूंगा। किस में कन्वर्ट करना चाहते हो? मान लो अलग से जो भी आपको इवन मालूम है, अब इस आप कोई दूसरे मटेरियल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उस मटेरियल का इलास्टिसिटी पुट करो तो आपको उसके टर्म्स में इसकी थिकनेस मिल जाएगी। मतलब थिकनेस ऑफ, एक एग्जांपल है, थिकनेस ऑफ 5 सेंटीमीटर ऑफ द बिटुमिनस कंक्रीट व्हिच हैज द इलास्टिसिटी 1000। इफ आई वांट टू कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ द बेस कोर्स व्हिच हैज द इलास्टिसिटी 500, देन आई विल बी इजीली एबल टू कैलकुलेट what should be the thickness of the 5 centimeter bituminous concrete in terms of the base course। हम लोग इस तरीके से इसका इक्विवेलेंस निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि T1 थिकनेस जो इवन मटेरियल की है जितनी स्ट्रेंथ लेती है, E2 मटेरियल की T2 थिकनेस उतना ही स्ट्रेंथ लेगी। ये इसका सिग्निफिकेंस हुआ। ठीक है, अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने से ना क्लैरिटी और भी ज्यादा आ जाएगी। अब हम लोग करते क्या है कि जब भी हमें 2 लेयर से 3 लेयर बनाना हो कभी भी, तो आप इस सिस्टम से इस सिस्टम में कन्वर्ट कैसे करेंगे? दिस विल बी कन्वर्टेड ओनली बाय कैलकुलेटिंग द गिवन लेयर की थिकनेस जो अलग से दिया होगा ना कि ये प्रोवाइड करो, तो उसको आप 3 लेयर में कन्वर्ट करोगे और कन्वर्जन करने के बाद उसको रिप्लेस करोगे तो इस तरीके से नई पेवमेंट बन के आएगी। अब यहीं पे मैं स्टॉप करता हूं। मैंने कई सारे कॉन्सेप्ट्स बताए। मैंने बताया कि 2 लेयर सिस्टम में क्या होती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैंने बताया सिंगल लेयर सिस्टम है तब क्या है, फिर मैंने बताया कि 3 लेयर का कन्वर्जन अगर करना हो तब कैसे वर्कआउट करते हैं। मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं और अब एक एक करके इस तीनों कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप पहले इसको लिख लो, नोट से स्टार्ट करो, राइट इट डाउन।
वर्कबुक ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, पढ़ो जरा क्वेश्चन को। लिखा है द टोटल थिकनेस ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट अज्यूमिंग द सिंगल लेयर इलास्टिक थ्योरी। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस नाउ। सो इस क्वेश्चन में वी हैव अ सिंगल लेयर इलास्टिक थ्योरी। ठीक है, सिंगल लेयर इलास्टिक थ्योरी। डिजाइन व्हील लोड कैपिटल P की वैल्यू दी हुई है 5200 किलोग्राम। टायर प्रेशर स्मॉल p की वैल्यू है 7.2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इलास्टिक मॉडुलस है ES 160 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड परमिसिबल डिफ्लेक्शन इज 0.25 सेंटीमीटर। आप बता दो हमें चाहिए क्या? टोटल थिकनेस ऑफ द फ्लेक्सिबल पेवमेंट। तो पहले तो आप बताओ सिंगुलर इलास्टिक थ्योरी है तो आपको मालूम है ना कि इस केस में EP and ES both will be taken as same and here xy will also be 1। तो उसकी वजह से फार्मूला क्या होती है आपको मालूम है। तो आपको क्या क्या जरूरत है? 3p p की जरूरत है, दिया हुआ है, अपॉन 2 पाई ES डेल्टा दिया हुआ है, होल स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर स्मॉल a। स्मॉल a इज द रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया। इज दिस गिवन हियर? नो। अब दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन आप बताओ कि जब कैपिटल P मालूम है जो कि व्हील लोड है और स्मॉल p जो टायर प्रेशर या कॉन्टैक्ट प्रेशर है, आप जानते हो ना कि दोनों की वैल्यू सेम लेते हैं, मैंने बता रखा है आपको। तो यहां पे अगर मैं इसको कॉन्टैक्ट प्रेशर लेके चलूं सो और ये व्हील लोड है तो क्या आप रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया निकाल पाएंगे? सो लेट मी रिमाइंड यू द रिलेशन। व्हाट आई कैन राइट हियर, इट इज स्मॉल p is equal to capital P upon capital A, which means capital P upon pi a square, and hence a radius of contact area is equal to capital P upon pi small p under root। ठीक है, कैपिटल P अपॉन पाई स्मॉल p अंडर रूट। तो यहां से अगर वर्कआउट करें कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है तो P इज 5200 किलोग्राम होल डिवाइड बाई पाई इंटू small p is 7.2। let's calculate how much we are getting। 5200 upon pi into 7.2, and this is coming 15.16 सेंटीमीटर। ये आ रही है 15.16 सेंटीमीटर। रीचेक करते हैं एक बार। 5200 अपॉन 7.2 पाई 15.16 सेंटीमीटर। अब बताओ, अब यहां से रिलेशन को अप्लाई करेंगे और यहां से वी विल बी एबल टू कैलकुलेट थिकनेस ऑफ पेवमेंट। सो दिस इज TP रूट ऑफ, ये आ जाएगी 3p अपॉन 2 पाई ES डेल्टा होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सो हियर वी कैन नाउ सॉल्व दिस और इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी? दिस इज 3 इंटू 5200 अपॉन 2 पाई ES की वैल्यू कितनी है 160 और डेल्टा की वैल्यू कितनी दी हुई है? ES की वैल्यू 160 एंड डेल्टा है 0.25 होल स्क्वायर माइनस A की वैल्यू अभी अभी निकाला था, देखा जरा कितनी है 15.16 स्क्वायर। लेट्स कैलकुलेट हाउ मच वी आर गेटिंग। रूट ऑफ 3 into 5200 upon 2 pi into 160 into 0.25 whole square minus of 15.16 square, and this we are getting 60.19 सेंटीमीटर। ये देखो, ये आ गई थिकनेस ऑफ द पेवमेंट। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। कभी भी जब कैलकुलेट करना होगा ना, सो 3p अपॉन 2 पाई ES इंटू डेल्टा एंड 15 पॉइंट दिस।
सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। मतलब ये हुआ कि थिकनेस ऑफ पेवमेंट हमारी इतनी रिक्वायर्ड है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये सिंगल लेयर का था, ठीक है, आप इसे कंप्लीट कर लो पहले। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, पढ़ो जरा क्वेश्चन को। देखो इसमें लिखा है डिजाइन द पेवमेंट सेक्शन बाय ट्राइएक्सियल मेथड यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। इसमें जो डेटा दिया हुआ है आप देखो, व्हील लोड सब कुछ मालूम है, तो मैं नोटेशन के टर्म्स में लिख देता हूं। डिजाइन द पेवमेंट सेक्शन बाय ट्राइएक्सियल मेथड, इसमें व्हील लोड P इज इक्वल टू 5100 किलोग्राम, रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया is 15 centimeter, traffic coefficient is 1.5, rainfall coefficient y is 0.9, delta is 0.25 और ES is 100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर लिखा है E वैल्यू ऑफ द बेस कोर्स मटेरियल। चलो ठीक है, E बेस कोर्स गिवन एज 400 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन साथ में एक और डेटा मेंशन किया है और यहीं से आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन 3 लेयर सिस्टम की बात करता है। जरा देखो, E वैल्यू ऑफ 7.5 सेंटीमीटर थिकनेस दिया हुआ है, थिक बिटुमिनस कंक्रीट सरफेस ऑफ 1000। सो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड E ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट। E ऑफ बिटुमिनस इज 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर and the thickness of bituminous concrete T bituminous is given as 7.5 centimeter। ठीक है, also draw the pavement section with the base course। अब बेस कोर्स के साथ हम लोग पेवमेंट दोनों ही बनाएंगे, 2 लेयर भी बनाएंगे, 3 लेयर भी। तो 2 लेयर अगर बनाओगे तो ES और EB के साथ एक 2 लेयर बन जाएगी। अब EB के साथ जो भी थिकनेस आएगी ना, हम लोग क्या करेंगे, 7.5 को रिप्लेस करेंगे उसमें से। तो रिप्लेस कैसे, इक्विवेलेंट थिकनेस निकाल करके। तो ये क्वेश्चन जो आप देखने जा रहे हो, दिस विल गिव यू द आइडिया ऑफ द 2 and 3 बोथ। आपने सिंगल का सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन, ठीक है। अब इस वाले एरिया से मैं आपको 2 and 3 का भी प्रैक्टिस कराता हूं। आगे लिखा है अज्यूम द पेवमेंट टू कंसिस्ट अ सिंगल लेयर ऑफ द बेस कोर्स मटेरियल। अब आपको समझ में आएगा ना कि क्या लिखा है, अज्यूम द, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये सिंगल लेयर इलास्टिक थ्योरी की बात नहीं कर रहा है। ये कह रहा है कि अज्यूम द पेवमेंट टू कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ द बेस कोर्स मटेरियल। डू यू रिमेंबर आई टोल्ड यू कि व्हेनेवर वी डिजाइन the layer maybe sub base course and base course, then those layers are generally constructed in multiple layer the system। जो मैंने दिया था ना एग्जांपल कि 40 से तो 20-20 करके हम लोग कंपेयर करके बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इस मेथड में सिंगल ही बनाते हैं। वही लिखा हुआ जंक्शन कि assume the pavement to consist of the single layer of the base course material। यहाँ पे मल्टीपल लेयर सिस्टम नहीं है, ठीक है। और इसके हिसाब से हम लोग डिजाइन करेंगे। चलो अब यहां से शुरुआत करते हैं। सारा डेटा आपको मिल चुका है, तो मैं सबसे पहले 2 लेयर सिस्टम डिजाइन करता हूं। लेट्स स्टार्ट विथ thickness of pavement required above thickness of pavement required above subgrade। so this we can write thickness of pavement, इसकी वैल्यू सेंटीमीटर में आ जाएगी। एंड दिस फॉर्मूले के हिसाब से जाएं तो 2 लेयर सिस्टम में यू नो द फॉर्मूला इज 3pxy upon 2 pi es delta whole square minus a square and then es upon ep whole to the power 1 by 3। तो इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे अभी। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ कितनी आ जाएगी, 3 into 50। p की वैल्यू कितनी है, यहां देखो 5100 और 1.5 and 0.9 है। सो आई विल राइट इट इज 5100 into 1.5 into 0.9 होल स्क्वायर
होल डिवाइडेड बाई 2 पाई ES की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 100 एंड डेल्टा है 0.25. इट इज 100 इंटू 0.25. ठीक है, सो 3 इंटू 50 100, 1.5 0.9 एंड दिस वैल्यू होल डिवाइड बाई 2 पाई 100 इन दिस माइनस ऑफ A. जरा देखो A की वैल्यू क्या दी हुई क्वेश्चन में, कहीं पे लिखा है A रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया मेंशन किया है 15 सेंटीमीटर. सो आई विल राइट दिस डेटा आल्सो, दैट रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया इज गिवन 15 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये. सो यहां से रिलेट करेंगे एंड वी विल राइट, ये आ रही है 15 सेंटीमीटर होल स्क्वायर इनटू ES की वैल्यू तो 100 आ रही है, लेकिन EP की वैल्यू 400 है. जो EP है वो बेसिकली बेस कोर्स के टर्म्स में है, तो मैं फॉर्मूला को ऐसा भी लिख सकता हूं. आई विल शो यू कि EP ना लिख करके, यहाँ पे TP ना लिख करके, जो हम लोग टू लेयर बना रहे हैं वो बेस कोर्स के टर्म्स में बना रहे हैं. तो दिस इज E and this is T base course के terms में, like this. So let's calculate what is the thickness coming after calculation. Root of 3 into 50 100 into 1.5 into 0.9. 3 50 100 1.5 into 0.9 whole divided by 2 pi into 100 into 0.25. minus of 15 square, this value multiplied with 100 upon 400 to the power 1 upon 3, and this is coming 82.295 आ रहा है. इसको मैं 3 रख लेता हूं, 82.3 सेंटीमीटर आ रही है. तो अगर इसका मैं डायग्राम दिखाऊं ना, ये एक 2 लेयर सिस्टम का है, तो इसका मतलब कि सबग्रेड जो है, सबग्रेड जिसकी इलास्टिसिटी 100 है, उसके ऊपर अगर मैं पेवमेंट बेस कोर्स के टर्म्स में बनाऊं तो उसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए. सो आप डायग्राम भी देख लो पहले, ये 2 लेयर सिस्टम कैसे दिखाई देगी. सो आई कैन राइट ये है सबग्रेड, ये है पेवमेंट. सो आई कैन राइट ये मटेरियल, इसकी जो ES वैल्यू है ना, ये है 100, ठीक है, और इसकी है E बेस कोर्स. ये पेवमेंट किसके टर्म्स में है, बेस के टर्म्स में है. सो बेसिकली ये पेवमेंट बेस के टर्म्स में है, ध्यान रखना है, और इसकी इलास्टिसिटी है 400, और जो थिकनेस निकल के आई है, आप देखो 400 पुट करने से इसका जो थिकनेस आई है, दिस इज T बेस कोर्स, थिकनेस यू आर गेटिंग 82.3 सेंटीमीटर. एंड नाउ यू कैन सी लेयर नंबर 1 एंड लेयर नंबर 2 ये बन के आई है. तो 2 लेयर का कॉन्सेप्ट तो आपको यहीं पे क्लियर हो गया होगा कि दिस इज हाउ वी डिजाइन अ 2 लेयर सिस्टम, जिसमें पेवमेंट की लेयर जैसे बेस कोर्स के टर्म्स में बेस कोर्स के मटेरियल लगाया और उसी से पेवमेंट बनाया, तो उसके हिसाब से जो हमने क्वालिटी यूज किया था उसके हिसाब से थिकनेस इतनी आई. आप खुद ही देखो फॉर्मूले में, अगर मैं क्वालिटी को बढ़ा दूं ना तो थिकनेस अफेक्ट हो जाएगी. तो यही इसका एडवांटेज है इस मेथड का. लेकिन अब हम लोग चलेंगे इसी का 3 लेयर सिस्टम पे. तो 3 लेयर सिस्टम पे अगर जाओ तो पहले आप ये समझो 3 लेयर सिस्टम में कि इन्होंने लिखा क्या है कि थिकनेस कितना प्रोवाइड करना है थर्ड लेयर का. देखो 7.5 सेंटीमीटर, और क्वालिटी कितनी है, तो आप बोलोगे 1000. अब इससे मैं रिलेट करता हूं कि कितनी होनी चाहिए. सो लेट्स नाउ फाइंड 3 लेयर सिस्टम. नाउ टू प्रोवाइड 7.5 centimeter of bituminous concrete as wearing course, क्या करेंगे, we will calculate thickness of
7.5 सेंटीमीटर ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट in terms of base। तो आप ये देखो इक्विवेलेंट थिकनेस हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द थिकनेस ऑफ जो 7.5 सेंटीमीटर को बिटुमिनस कंक्रीट जितनी स्ट्रेंथ ले सकती है उतना ही स्ट्रेंथ के लिए बेस कोर्स की कितनी थिकनेस लगेगी, ताकि आपको ये समझ में आए कि 82 मैं टोटल प्रोवाइड नहीं करूंगा, उसमें से 82 में से कुछ मैं हटा दूंगा ताकि मैं 7.5 सेंटीमीटर का बिटुमिनस कंक्रीट लगा सकूं। सो वी आर गोइंग टू रिप्लेस द 7.5 सेंटीमीटर ऑफ द बिटुमिनस कंक्रीट विद सम थिकनेस ऑफ द बेस कोर्स। What is that some thickness? This we will calculate by equivalent thickness concept. So यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं, so what I can write now, you can see, मान लेते हैं कि ये thickness of base course in terms of the base, suppose it is TB naught, ये TB naught है और thickness of bituminous concrete आपको मालूम है। So what I can write, this is TB naught upon thickness of bituminous, this is thickness of bituminous concrete, is equal to elasticity of bituminous concrete upon elasticity of base course whole to the power 1/3। यही था ना इक्विवेलेंट थिकनेस निकालने का टेक्निक। तो हम लोग निकालने क्या जा रहे हैं कि अगर थिकनेस ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट 7.5 है जिसकी इलास्टिसिटी 1000 है, तो 400 के टर्म्स में उसकी थिकनेस कितनी होगी। सो आई कैन राइट हियर दिस इज इक्वल टू, दिस इज TB naught अपॉन 7.5 होल इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, दिस इज 1000 थी ना कि 1500 थी, चेक कर लो एक बार, 1000 थी ये वैल्यू, 1000 अपॉन ये हो जाएगी 400 टू द पावर 1/3। बेस कोर्स की इलास्टिसिटी 400 दी हुई है, सो ये हो जाएगी इतनी। सो नाउ वी विल कैलकुलेट थिकनेस ऑफ बिटुमिनस, दिस इज इक्वल टू कितनी आई, 1000 अपॉन 400 to the power 1/3, 1000 upon 400 to the power 1/3 multiplied by 7.5, and this is 10.18 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या होगा कि थिकनेस, in order to provide 7.5 centimeter of the bituminous concrete, we will remove 10.18 centimeter of the base course, because the 7.5 सेंटीमीटर का बिटुमिनस कंक्रीट और 10.18 का बेस कोर्स दोनों सेम स्ट्रेंथ लेता है। तो आपने स्ट्रेंथ से इक्विवेलेंसी बनाया है। सो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू प्रोवाइड 7.5 सेंटीमीटर ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट .18 सेंटीमीटर ऑफ बेस विल बी रिमूव्ड। ठीक है, हम लोग रिमूव कर देंगे इतना। सो अब यहां से मैं पूछूं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। सो नाउ इसके हिसाब से अब मैं पूछूं कि व्हाट इज द एक्चुअल थिकनेस ऑफ बेस, देन एक्चुअल थिकनेस ऑफ बेस अगर मैं कैलकुलेट करूं कितनी होनी चाहिए थिकनेस, सो ये हो जाएगी 82.3 सेंटीमीटर टोटल बेस की थिकनेस, माइनस कितना आपने हटा दिया, दैट इज 10.18। सो दिस इज गोइंग टू बी कितनी आ जाएगी, दिस इज 82.3 माइनस 10.18 एंड दिस इज 72.12 सेंटीमीटर। ये इतना रिमूव करना पड़ेगा। सो रिमूव करने के बाद इतनी बच रही है। तो नाउ इफ आई ड्रॉ द न्यू 3 लेयर सिस्टम, देन आई कैन सिंपली ड्रॉ इट एज ये कुछ ऐसा, ये है सबग्रेड, फिर ये है बेस, ठीक है, और बेस के ऊपर एक अलग से बिटुमिनस कंक्रीट लग जाएगी विच इज दिस। ठीक है, अगर मैं लेयर काउंट करके दिखाऊं तो आपको समझ में तो आ गया होगा ना, ये पहली लेयर है, ये दूसरी लेयर है और ये तीसरी लेयर है। इलास्टिसिटी की बात करें तो ये क्या है, दिस इज बिटुमिनस कंक्रीट। अच्छा, इलास्टिसिटी की बात करें तो इलास्टिसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, दिस इज ई सब ग्रेड इज इक्वल टू 100
ये क्या थी, ई बेस, और इसकी वैल्यू कितनी थी 400, और ये है ई बिटुमिनस और इसकी वैल्यू कितनी है 1000। अब मैं पूछूं कि थिकनेस कितनी लगेगी, तो थिकनेस वी कैन नाउ राइट कि सबग्रेड के ऊपर की थिकनेस निकलती है। तो मैं पूछूं कि ये वाली थिकनेस तो आपको मालूम ही है ना कितना है, तो दिस इज ई बिटुमिनस, सॉरी टी बिटुमिनस, थिकनेस लिख रहे हो, सो दिस इज टी बिटुमिनस इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। और ये जो निकल के आई है कि बेस की इफेक्टिव थिकनेस अब कितनी होगी, वो आ रही है, दिस इज टी बेस इज नाउ कमिंग एज 72.12 सेंटीमीटर। ये हो गई आपकी 3 लेयर सिस्टम, यू कैन सी। तो पेवमेंट जो आपने डिजाइन किया है, आपको समझ में आया कि सिंगल लेयर कैसे बनती है, 2 लेयर कैसे बनती है, और इस वाले एरिया से आपको यह समझ में आया कि 3 लेयर कैसे बनती है। क्या नहीं करना है कि आप गलती से भी ये काम मत कर देना कि 82.3 सेंटीमीटर थी और बोला गया था कि 7.5 सेंटीमीटर प्रोवाइड करो, सो यू नॉट सपोज टू मेक द डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन लाइक 82.3 माइनस 7.5 करके, वो आप नहीं कर सकते हो, बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ द केसेस यू विल हैव टू शो द इक्विवेलेंट कैलकुलेशन, जैसे मैंने करके दिखाया आपको। ठीक है, अब ये ट्रायंगल मेथड पूरी तरीके से फिनिश हो गई है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आप इसे कंप्लीट कर लो। लिख लीजिए इसको। चलो, मेथड 3 इज नाउ फिनिश्ड। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या फिनिश कर लिया, फर्स्ट मेथड जीआई, फिर सीबीआर एंड फिर ये। ठीक है, 2 मेथड्स और बचते हैं। अब चलते हैं अगले मेथड पे, इसका नाम है बर्मिस्टर मेथड। हालांकि इस पे ज्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं, बनते भी हैं तो ऑब्जेक्टिव सिंपल टाइप का क्वेश्चन बनता है, 2 फॉर्मूलाज है इसमें, फॉर्मूला के थ्रू बन जाता है, लेकिन इसका कंप्लीट डिजाइनिंग मैं आपको दिखाता हूं, क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, समझिएगा इसको। नाउ बर्मिस्टर मेथड इज द 4th मेथड, सो I will write method 4 Burmester method. This method is completely based on the modulus of elasticity of different layers of pavement. आप बेसिकली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बेसिस पे इसमें थिकनेस की कैलकुलेशन होती है। ठीक है, इसमें 2 तरह के डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस यूज होते हैं, एक कहलाती है रिजिड प्लेट मेथड, एक कहलाती है फ्लेक्सिबल प्लेट मेथड, दोनों हम लोग देखेंगे क्या करके। सो पॉइंट लिखो, पहले आप हेडिंग दे दो मेथड 4 बर्मिस्टर मेथड। ठीक है, नीचे लिखिए अब, this method is based on modulus of elasticity of different layers of pavement. This method is based on modulus of elasticity of different layers of pavement. Different layers of pavement. ठीक है, इसमें लिखो, in this method thickness of pavement is designed using Burmester curve
यूजिंग बर्मिस्टर कर्व। बर्मिस्टर कर्व ब्रैकेट में वहीं पे लिखो ग्राफिकल सॉल्यूशन। यहां पे जो भी कैलकुलेट करोगे ना पूरी तरीके से ग्राफ से निकल के आएगी, मतलब आप इसको पेपर पे कैलकुलेट नहीं करोगे, ग्राफ का यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी सॉल्व होती है इसमें थिकनेस, ठीक है, ग्राफिकल सॉल्यूशन। अब चलते हैं आगे कि इसमें दो तरह की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दी गई है। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दो अलग अलग हैं यहाँ पे, एक होती है फ्लेक्सिबल प्लेट के लिए, एक होती है रिजिड प्लेट के लिए। तो जैसा प्लेट उसके हिसाब से इक्वेशन है, और जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो प्लेट का जिक्र किया रहेगा कि कौन सी प्लेट यूज की गई है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं, देखो, विल स्टार्ट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बाय बर्मिस्टर। फर्स्ट वन, रिजिड प्लेट, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग प्लेट लोड टेस्ट। प्लेट लोड टेस्ट कह लो या फिर प्लेट बियरिंग टेस्ट कह लो, ठीक है, प्लेट बियरिंग टेस्ट कह लो या फिर रिजिड प्लेट मेथड कह लो। ठीक है, प्लेट लोड टेस्ट, प्लेट बियरिंग टेस्ट और रिजिड प्लेट मेथड सब एक ही बात है। अब क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना तो शॉर्ट फॉर्म में मेंशन करता है, पीबीटी लिखता है कई बार, तो समझ लेना प्लेट बियरिंग टेस्ट की बात हो रही है। इसमें करते क्या हम लोग, प्लेट के थ्रू सबग्रेड पे टेस्टिंग करते हैं या फिर पेवमेंट पे टेस्टिंग करते हैं। सो जो प्लेट्स यूज होती है ना उसका डायमीटर भी याद रखना, प्लेट डायमीटर, प्लेट डायमीटर प्लेट टू टेस्ट में जो ऑप्शंस होती है आपके पास में, ठीक है, वो होती है 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर एंड 75 सेंटीमीटर। तो टेस्टिंग आप इस तरीके से प्लेट से, किसी भी प्लेट से आप कनेक्ट करते हो, ये स्टैंडर्ड प्लेट साइज है। जनरली डायमीटर दिया रहता है, तो आप सोचो कि प्लेट जब जिस भी लेयर पे आप टेस्टिंग करोगे, चाहे वो ग्राउंड पे करो या पेवमेंट पे करो, मतलब सबग्रेड पे करो या पेवमेंट पे करो, उस केस में जो प्लेट की पूरी डायमीटर होगी ना, पूरी जो सरफेस एरिया होगी वो सर्कुलर शेप में है और वो टच करती है, तो आपकी पूरी ही एरिया कॉन्टैक्ट एरिया हो जाएगी। तो ये डायमीटर है, तो डायमीटर के हिसाब से, अब डायमीटर मालूम है तो हम लोग कॉन्टैक्ट एरिया निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया विल बी जस्ट हाफ ऑफ दिस, उसको यूज करके हम लोग कॉन्टैक्ट एरिया निकाल सकते हैं। अब क्या है ना कि जब आप लोड लगाते हो, प्लेट लोड टेस्ट करते हो, तो प्लेट लोड टेस्ट करने के बाद यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब भी आप प्लेट लोड टेस्ट करते हैं वहां से कुछ पैरामीटर्स डिफाइन होती हैं, एक होती है डिफ्लेक्शन, एक होती है प्रेशर। सो आई विल शो यू दिस डिजाइन डिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला है यहाँ पे इस प्लेट के हिसाब से, दैट इज 1.18 द प्रेशर इनटू रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया अपॉन ES इनटू F2। ये रिलेशन देख लो आप। सो ये है क्या, आपको ये समझना है कि कई बार आपसे ये पूछता है कि कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन इन दिस टेस्ट। तो टेस्ट में आपको प्रेशर यील्ड होता है, जैसे कि मान लो कि प्लेट से आपने लोड लगाया, मान लीजिए सबग्रेड है, उसके ऊपर प्लेट रखा और ऊपर से आपने लोड लगाया है, तो जो लोड आपने अप्लाई किया, दैट लोड विल डेवलप सम प्रेशर ऑन द कॉन्टैक्ट एरिया। सो दैट प्रेशर हियर इज कॉल्ड एज द कॉन्टैक्ट प्रेशर। ये कॉन्टैक्ट प्रेशर है और ये A इज द रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया है। जिस मटेरियल पे आपने टेस्टिंग किया है, ठीक है, उसका अल्टीमेट बॉटम क्या है, दैट इज सबग्रेड ES। तो इससे कितनी डिफ्लेक्शन आएगी, दिस यू कैन कैलकुलेट। और वहीं पे एक पैरामीटर है डिफ्लेक्शन फैक्टर जो बर्मिस्टर डिफाइन करती है। ये डिफ्लेक्शन फैक्टर ही वो पैरामीटर है जिसके थ्रू आप थिकनेस का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो यहां से रिलेट करते हुए हम लोग वर्कआउट करते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू 1.18 P इंटू A अपॉन ES इंटू F2। Similarly, we have one more. I'll write here. Second one is wheel load test. Wheel load test. इसको बोलते हैं हम लोग फ्लेक्सिबल प्लेट मेथड। व्हील लोड टेस्ट, फ्लेक्सिबल प्लेट मेथड। इसमें फॉर्मूला बनती है डेल्टा इक्वल टू 1.5 P इंटू A अपॉन ES इंटू F2, ठीक है, यहां से। सो ये दो चीजें आपने समझ लिया अभी।
अब इन दोनों से ना क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में बन जाते हैं। ठीक है, पहले मैं नोटेशंस दिखा दूं कि यहाँ पे नोटेशंस क्या क्या है। Where delta is deflection, small p is pressure। वैसे आप ये भी समझ सकते हो कि ये टेस्टिंग क्या है, प्लेट लोड टेस्ट, तो ये कॉन्टैक्ट प्रेशर है। व्हील लोड टेस्ट है, ये बेसिकली टायर प्रेशर, ये कॉन्टैक्ट प्रेशर है। ठीक है, आगे देखो, स्मॉल a इज रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया। रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया, ठीक है, और उसके बाद ES मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सबग्रेड। सारा पैरामीटर हो गए। और आखिरी का जो पैरामीटर है F2 समझना, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन फैक्टर। डिफ्लेक्शन फैक्टर है क्या, एक आइडिया समझ लो कि डिफ्लेक्शन फैक्टर एक कांस्टेंट है जो बर्मिस्टर डिफाइन करती है। और ये डिफ्लेक्शन फैक्टर, यू नीड टू अंडरस्टैंड, डिपेंड्स अपॉन F2 डिपेंड्स अपॉन दो चीजों पे डिपेंड करती है ये। F2 एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन टू पैरामीटर्स। वन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ H अपॉन A, जहां पे H है थिकनेस ऑफ पेवमेंट और A है रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया। एंड दूसरी पैरामीटर है क्वालिटी, दैट इज ES अपॉन EP। आप देखो दो चीजों पे, यह है क्या, थिकनेस ऑफ पेवमेंट अपॉन रेडियस। सो आई विल राइट thickness of pavement upon radius of contact area, और ये है सबग्रेड इलास्टिसिटी होल डिवाइडेड बाय पेवमेंट इलास्टिसिटी। ठीक है, सो ये दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। तो बेसिकली जो मैं बता रहा था ना कि ग्राफिकल सॉल्यूशन है, आप अगर थिकनेस निकालना चाहो तो थिकनेस एक ही जगह पे आया है H, तो करते क्या है कि किसी पर्टिकुलर पेवमेंट में आप F2 निकाल लो, उसकी क्वालिटी मालूम चल जाएगा कि EPES क्या है, तो आप क्या करते हो, उस ग्राफ से H/A की वैल्यू निकालते हो और वहीं से थिकनेस डिजाइन हो जाता है। लेकिन ये पूरी तरीके से ग्राफिकल है। ठीक है, सो आप F2 जैसे ही मिली, ये सारी चीजें आपको मालूम होती है, तो इससे H/A निकलती है और वहां से थिकनेस निकल जाती है। पूरी तरीके से ग्राफिकल है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसे लिखेंगे। सो राइट इट डाउन। नाउ सी बर्मिस्टर कर्व। अब चलते हैं आगे, देखते हैं बर्मिस्टर कर्व। बर्मिस्टर कर्व देखो, बर्मिस्टर कर्व तीन पैरामीटर के बीच में बनी हुई है। अभी मैंने बताया भी था, वो दिखा भी दे रहा हूं अभी। So this parameter is H/A। H क्या है, थिकनेस ऑफ पेवमेंट। इस तरफ ये है डिफ्लेक्शन फैक्टर F2 इस तरफ। ठीक है, और वहीं पे वी हैव सम लाइंस, आई विल शो यू, जो कि ES/EP की लाइन है। ये कर्वी लीनियर है, ध्यान रखना है, ऑल लाइंस आर कर्वी लीनियर लाइक दिस।
ये सब कर्विलिनियर्स हैं। सो जो ग्राफ होती है ना, देखो ये जो ग्राफ होती है, इस ग्राफ में यू नीड टू अंडरस्टैंड ES बाई EP इक्वल टू 1 की लाइन है ये। वही रेशियो यहाँ पे 1/2, ये 1/10, 1/20, 1/40, 1/60, 1/80, 1/100, उससे भी ज्यादा इस तरीके से बढ़ते चली जाती है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो, सो एक तरफ यहाँ पे जो पैरामीटर्स आई है उसको भी आई विल शो यू, लुक एट दिस। ये यहाँ पे जो पैरामीटर है ये H थिकनेस 0, कहने का मतलब सबग्रेड के ऊपर थिकनेस 0 है, ठीक है, 0, फिर ये यहाँ पे 0.5, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1.5, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 2.5, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 3.5 एंड सो ऑन। और इधर क्या है F2 के लिए, द मैक्सिमम वैल्यू हियर इट इज 1, then the value is 0.9, then the value is 0.8, then the value is 0.7, 0.6 and so on। तो आप अगर ध्यान से देखो तो आपको एक चीज तो समझ में आ जाना चाहिए कि बेसिकली यहां पे F2 क्या है, डिफ्लेक्शन फैक्टर। मैं लिख भी दे रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी बनी रहे यहां पे। सो दिस इज डिफ्लेक्शन फैक्टर। डिफ्लेक्शन फैक्टर H thickness of pavement radius of contact area, thickness of pavement and radius of contact area। और ES by EP कहने का मतलब क्या हुआ, अगर इसके हिसाब से देखें, ठीक है, तो ये क्या है, इसको भी देख लो। दिस इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सबग्रेड टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ पेवमेंट, ठीक है। सो मैंने सारे पैरामीटर्स आपको समझा दिए इस कर्व के अंदर। अब इस कर्व को पहले ध्यान से समझो आप और विजुअलाइज करो कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर पेवमेंट बनाने की F2 मिल गई, इफ यू हैव F2 नोन टू यू एंड व्हिच क्वालिटी ऑफ पेवमेंट मटेरियल यू वांट टू प्रोवाइड ऑन व्हिच क्वालिटी ऑफ द इलास्टिसिटी। अगर आपको इलास्टिसिटी की क्वालिटी मालूम है और आपको सबग्रेड की क्वालिटी मालूम है और F2 अगर उसकी टेस्टिंग करके आपको मिल जाती है तो करना अब यहाँ पे बहुत ही आसान हो गया। करेंगे क्या, किसी भी F2 जो आपने कैलकुलेट किया होगा उससे मटेरियल पे जाओ, किसी भी क्वालिटी मटेरियल पे, और उसके हिसाब से H by A यू कैन फाइंड। H by A में रेडियस ऑफ कॉन्टेक्ट एरिया आपको मालूम होगा तो H थिकनेस ऑफ पेवमेंट हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। मतलब ये हो गया कि in order to calculate the thickness of the pavement you will have to find H by A, and in order to find H by A you require F2 and you require ES by EP। तो यहां से कैलकुलेट करते हो आप, तो ये पूरी तरीके से the thickness is calculated always graphically using this curve। ये बर्मिस्टर कर्व जो आप देख रहे हो ना, ये मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए इस तरीके से लाइंस दिखाया है। अदरवाइज जो रियल कर्व है ना उसमें ये बहुत सारे लाइंस हैं, कई सारे n नंबर ऑफ लाइंस है वो, तो यहां पे बिल्कुल डार्क दिखाई देता है, ऐसा हो जाता है। वो इतने दूर दूर नहीं है, वो काफी पास पास बहुत सारे लाइंस हैं, ठीक है, और उसके साथ आप वर्कआउट करते हो। इसलिए मैंने बताया कि ये ज्यादा कंसर्न नहीं है, लेकिन इसका जो बेसिक्स है उससे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आए हुए, जो कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आप रिलेट करते हो। अब यहीं पे इसका जो प्रोसीजर होगा वो तो आपको समझ में आ गया कि H निकालने के लिए जो थिकनेस ऑफ पेवमेंट है वहां पे T नहीं लिख रहे हैं, H लिख रहे हैं। तो थिकनेस ऑफ पेवमेंट निकालने के लिए H by A निकालना पड़ेगा और उसके लिए ES by EP और F2 आपको मालूम होना चाहिए। एक पॉइंट और मैं यहीं पे बोलूंगा कि एक रिजल्ट है जो काफी यूज में आता है,
और वो आप ये देखो कि whenever h by a is a 0 and es by ep is 1, es by ep कहने का 1 कहने का मतलब क्या हुआ कि जो पेवमेंट है वो सबग्रेड से ही बनी है, तो ep इक्वल टू es, और उस केस में अगर मैं टेस्टिंग करूं ना तो f2 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो आपको ये वाली पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि ये f2 इक्वल टू 1 हो रही है ना, इसका सिग्निफिकेंस कहां पे मैं इसका वैल्यू 1 लेके चलूं। सो व्हेनेवर यू कंडक्ट द टेस्ट ऑन सॉइल सबग्रेड, तो सॉइल सबग्रेड पे टेस्टिंग अगर करोगे आपको याद है ना टेस्टिंग करते हो आप, तो सॉइल सबग्रेड पे भी कर सकते हो और किसी लेयर पर भी कर सकते हो। आप समझ लीजिए पहले, you can conduct the test which I told you in the displacement equation. So if you conduct the test on the soil subgrade, then for that condition the thickness becomes 0, because thickness you always check above the subgrade layer, and if the testing itself is conducted on the soil subgrade, then thickness is 0, so h by a is 0. In that condition es by ep equal to 1, the corresponding f2 value is 1. You will have to keep in mind. So एक conclusion मैं यहां पर लिखता हूं, if test is conducted on soil subgrade, conducted on soil subgrade, then h by a is equal to 0, es by ep is equal to 1, and hence the corresponding that is f2 is equal to 1 होती है। तो ये कंक्लूजन याद रखना आप, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछते हैं ना, सवाल ऐसा पूछते हैं कि दिस प्लेट बेयरिंग टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन सॉइल सबग्रेड, ठीक है, उसके बाद आपको P की वैल्यू दे देंगे कि कितनी यील्ड की है प्रेशर, फिर आपको दे देंगे रेडियस ऑफ कांटेक्ट एरिया, उसके अलावा डिफ्लेक्शन की वैल्यू दे देंगे और पूछेंगे कि व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सबग्रेड। तो आप सोचो कि फार्मूले में जो आपने पढ़ा था ना, डेल्टा इक्वल टू 1.18 P इंटू ए अपॉन ES इंटू F2, तो F2 तो सीधा ही 1 हो गई ना, क्योंकि आपने टेस्ट कहां कंडक्ट किया, सॉइल सबग्रेड पे। तो आपको P मिल गई, A मिल गई, और उसके बाद डेल्टा मिल गई, तो ES की वैल्यू वहां से निकल जाएगा। तो ध्यान रखना कि द टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन सॉइल सबग्रेड जस्ट टू फाइंड द ES वैल्यू। क्वेश्चन का इंटेंशन होता है ES को पता करना, या फिर कभी भी मेथड हम लोग फील्ड में भी करते हैं कि अगर हमें ES पता लगाना है कि व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सबग्रेड, तो टेस्ट को कंडक्ट करो, डेल्टा निकालो, P निकालो, A तो आपको मालूम होती है, कांटेक्ट एरिया, रेडियस ऑफ कांटेक्ट एरिया, और वहां से हम लोग वर्कआउट करके दो चीजें जैसे मिली, ठीक है, वहीं से आप कैलकुलेट करते हो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ES। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू फाइंड, और साथ में ये भी ध्यान रखो कि अगर ये टेस्ट कहीं और कंडक्ट किया जाए तो वो हमेशा लेस देन 1 आएगी, ये ग्राफ के हिसाब से। ये देखो, सबग्रेड के लिए 1 है और उससे किसी और मटेरियल के लिए लेस देन 1 है, ठीक है। सो अब यहां पे मैं बोलूं थिकनेस के लिए क्या होना चाहिए, थिकनेस अगर निकालना चाहूं तो थिकनेस ऑफ पेवमेंट इज h. To find h, you will have to find h by a, and to find h by a, you will have to find f2, and you will have to find this ES by EP also. ठीक है, चलो कंप्लीट कर लो आप इसे। यहां तक लिख लिया था आपने, यहां से लिखो, पहले ग्राफ बना लो फिर दिखाता हूं। चलो आगे चलते हैं, देखेंगे हाउ टू डिजाइन द थिकनेस। प्रोसीजर क्या है डिजाइन करने का वो मैं आपको दिखाता हूं, समझना आप।
प्रोसीजर टू डिजाइन थिकनेस। सबसे पहला समझो, सबसे पहला स्टेप क्या है इसमें, कंडक्ट द टेस्ट ऑन सॉइल सबग्रेड, प्लेट बियरिंग टेस्ट ऑन सबग्रेड। ठीक है, टू फाइंड ES। आप खुद सोचो कि अगर मैं प्लेट बियरिंग टेस्ट सबग्रेड पे कंडक्ट करूं तो आपको तो यही समझ में आ जाना चाहिए कि अगर सबग्रेड पे कंडक्ट की जाए तो F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और आपको मिली क्या होगी, यहां से जरा सोचो कि क्या क्या मिल जाएगी आपको। सो यहां से जो आपको मिलेगी, अगर टेस्ट कंडक्ट करोगे तो आपको P मिल जाएगी, A मालूम होगी, डेल्टा आप पता करोगे। आप जब टेस्टिंग करते हो ना तो यही तो पता करते हो कि भाई इस पर्टिकुलर प्रेशर पे कितनी डिफ्लेक्शन यील्ड की है, या फिर किसी डिफ्लेक्शन पे प्रेशर कितनी यील्ड की है। तो किसी डिफ्लेक्शन पे कितनी प्रेशर यील्ड की है ये मालूम हो गया, और आपको मालूम है कि F2 इक्वल टू 1 है, तो यहां पे ES यू कैन इजिली कैलकुलेट। ठीक है, ये पहला स्टेप। आगे देखो, अब क्या करते हैं, नाउ प्लेट बियरिंग टेस्ट ऑन गिवन थिकनेस ऑफ बेस। प्लेट बियरिंग टेस्ट ऑन गिवन थिकनेस ऑफ बेस मतलब अभी क्या है ना, आपको H मालूम है और H नोन है। ठीक है, तो A भी नोन हो जाएगी, मतलब H थिकनेस आपको मालूम है ना, गिवन थिकनेस कहने का मतलब क्या है, H थिकनेस, तो H बाई A आपको मालूम हो चुकी है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जब H बाई A मालूम है ना, तो हमारा कंसर्न क्या है, हियर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड क्वालिटी। टू फाइंड क्वालिटी विच इज ES बाई EP। हम लोग इसको पता करते हैं कि क्वालिटी क्या है। तो आपने टेस्ट किया सबसे पहले सॉइल सबग्रेड पे, और उसके बाद प्लेट बियरिंग टेस्ट यहां पे किसी मटेरियल पे गिवन थिकनेस ऑफ बेस पे किया। तो इस बार जब बेस पे कर रहे हो तो F2 की वैल्यू 1 नहीं आएगी, लेस देन 1 आएगी। तो आपको H मालूम है क्योंकि गिवन थिकनेस है, और चूंकि प्लेट आपको मालूम है प्लेट का डायमीटर, तो A भी मालूम है, तो H बाई A तो मिल गई ना। हमें निकालना क्या है, ES बाई EP। हम लोग क्या करेंगे, फिर से रिलेशन यूज करेंगे, और जब टेस्टिंग कंडक्ट कर रहे हो प्लेट बियरिंग, तो प्लेट बियरिंग टेस्ट में आपको क्या मालूम है, P मालूम है, A मालूम है, डेल्टा मालूम है। देखो मैं फिर से बताऊं कि जब भी टेस्ट कंडक्ट करते हो ना, तो किसी डिफ्लेक्शन पे कितनी प्रेशर यील्ड कर रही है यही तो पता करते हो आप, और यहां पे आपको ये वाली ES वैल्यू भी मालूम है। अभी आपने ES कैलकुलेट कर लिया ना, तो ES मालूम है, तो यहां से निकल के क्या आ जाएगी, और टुगेदर यू विल हैव टू फाइंड व्हाट इज द F2 वैल्यू। एंड वंस यू गेट F2 निकल गई, तो F2 का यूज करके अब आप खुद सोचो, F2 मिल गई और आपको H बाई A मिल गई, तो आप खुद ही सोचो। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ का यूज करेंगे यहां पे, यूजिंग ग्राफ, यूजिंग कर्व, दिस ES बाई EP यू विल कैलकुलेट। ठीक है, तो दूसरे स्टेप का ऑब्जेक्टिव क्या था कि जब आप टेस्टिंग को किसी बेस पे कंडक्ट करते हो, तो आफ्टर कंडक्टिंग द टेस्ट ऑन द बेस और एनी मटेरियल, ऑफ कोर्स F2 will be less than 1. What is that value of F2? You are going to find that. So H by A, since particular thickness आपको जिस पे आपने टेस्टिंग किया वो मालूम है, तो H by A is also known to you. Using that you can find the quality. You just need to find F2. F2 मिल गई, H by A मालूम, तो इन दोनों को यूज करके ES by EP आपको मिल गई। तो आपको ये मालूम चल गया कि क्वालिटी ऑफ पेमेंट क्या होनी चाहिए। तो अब क्या करते हैं, जब क्वालिटी मिल जाती है तो वी कंडक्ट अ व्हील लोड टेस्ट, क्योंकि आप पेमेंट बना रहे हो तो व्हील लोड टेस्ट आप कंडक्ट करते हो। सो आई विल शो यू द स्टेप 3। स्टेप 3, नाउ व्हील लोड टेस्ट ऑन सेम मटेरियल, व्हील लोड टेस्ट ऑन सेम मटेरियल। तो जब सेम मटेरियल बोला है तो आपको क्या मालूम है, ES बाई EP ऑलरेडी मालूम है प्रीवियस स्टेप से। ठीक है, और यहां से जब ये मालूम हो चुकी है तो इसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, F2 का पता लगाते हैं। सो अब यहां से चूंकि व्हील लोड टेस्ट कंडक्ट किया है, हम लोग को क्या मालूम है, व्हील लोड टेस्ट की P वैल्यू मालूम होगी, इसकी डेल्टा मालूम होगी, इसकी ES मालूम होगी, और A भी मालूम होगी। ठीक है, अब A अगर नहीं मालूम है
तो हो सकता है कि आपको व्हील लोड मालूम है, क्योंकि व्हील लोड टेस्ट किया आपने। तो व्हील लोड अगर मालूम है और कितनी प्रेशर यील्ड की है, ध्यान से सुन लेना, मैं बोलूं व्हील लोड मालूम है और उस व्हील लोड के कारण कितनी डिफ्लेक्शन हुई है ये मालूम है, तो आपको प्रेशर मिल गई। ठीक है, प्रेशर मिल गई है ऑलरेडी, यील्ड किया कितना प्रेशर, प्रेशर इज नोन एंड व्हील लोड नोन, विल यू बी एबल टू फाइंड द कांटेक्ट एरिया नाउ? सो यहां से इस टेस्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग अब पता करेंगे कि F2 क्या है। अब जो F2 निकाल रहे हो ना, यही F2 है जिसके थ्रू आप थिकनेस का पता लगाओगे। सो अब सोचो कि जब आपको F2 मिल गई, सो नाउ वी हैव हियर F2 known to you and ES by EP known to you। सो अब फिर से एक बार ग्राफ यूज करेंगे और हम लोग यहां से ग्राफ के थ्रू इसको वर्कआउट कर सकते हैं। सो आई कैन राइट, ठीक है, फ्रॉम कर्व, आप देखो बिना कर्व का आगे ही नहीं बढ़ पाओगे आप। ठीक है, ये निकली क्या, H by A, ठीक है, will be known to you and using this here H is equal to whatever जो वैल्यू आ रही है थिकनेस ऑफ पेवमेंट, ये आप पता कर लेते हो। कंक्लूजन ये है कि जब भी आप थिकनेस को डिजाइन करोगे ना, तो प्लेट लोड टेस्ट को पहले आपको सबग्रेड पे कंडक्ट करना है, फिर किसी मटेरियल जिसको आप बेस बनाओगे, ठीक है, उस पे कंडक्ट करोगे, उससे पता करोगे कि F2 की वैल्यू क्या है, इससे क्वालिटी का आइडिया लग गया। अब जब क्वालिटी मिल गई है तो उसका थिकनेस व्हील लोड को कैरी करने के लिए कितना होना चाहिए, उसके लिए व्हील लोड टेस्ट कंडक्ट करेंगे और उसके बेसिस पे जो PI डेल्टा I, उससे F2 की वैल्यू निकालेंगे। F2 मालूम, क्वालिटी मालूम, तो उसके बेसिस पे H by A मिल जाएगी। A नोन है तो H की वैल्यू थिकनेस ऑफ पेवमेंट यू कैन इजीली कैलकुलेट। दिस इज ऑल अबाउट दिस मेथड। एक क्वेश्चन आपको मैं दूंगा ताकि आप इस पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। आप इसे लिख लो, इसके प्रोसीजर को। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी हम लोग, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना आपको मैं बता दूं कि ग्राफ की जरूरत पड़ेगी और आपके पास में ग्राफ अभी नहीं है। किसी भी बुक में ओपन करोगे आपको ये ग्राफ नजर आ जाएगी, लेकिन वो स्केल पे होता नहीं है। इसलिए इस ग्राफ जो कि ये क्वेश्चन ही और ये टॉपिक ही ग्राफ से रिलेट करती है, इसलिए इसका फ्रीक्वेंसी एग्जाम में थोड़ा सा कम नजर आएगा। लेकिन आपको नजर कहां पे आ सकता है, जहां पे ग्राफ की जरूरत नहीं है। जैसे कि इसका फॉर्मूला, जो प्लेट लोड व्हील लोड का फॉर्मूला था ना, उस फॉर्मूले से क्वेश्चन बनता है, वो भी कब, जब F2 की वैल्यू 1 होगी तब, या फिर F2 की वैल्यू दी रहेगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहां से मैं आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं जिससे हर एक टाइप की चीजें कवर हो जाएंगी। सो ओपन द वर्कबुक एंड सी क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ो जरा। इस क्वेश्चन में पढ़ो, इस क्वेश्चन में प्लेट बेयरिंग टेस्ट इज कंडक्टेड विद 30 सेंटीमीटर डायमीटर प्लेट ऑन सॉइल सबग्रेड यील्डेड। अब मैं सबसे पहले यही बताऊं, देखो सॉइल सबग्रेड पे कौन सा प्लेट बियरिंग टेस्ट कंडक्ट की गई है, प्लेट बियरिंग टेस्ट, और इसकी कुछ डेटा मालूम है। क्या, डायमीटर कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर, और क्या मालूम है, इसका मतलब क्या हो गया, ए की वैल्यू 15 सेंटीमीटर हो गई, 15 सेंटीमीटर, और वहीं पे प्रेशर स्मॉल p की वैल्यू कितना यील्ड किया है, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या मालूम है, डिफ्लेक्शन डेल्टा इस 5 mm सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, 0.5 सेंटीमीटर। तो आप तो सबसे पहले ये बताओ कि सबग्रेड पे प्लेट बेयरिंग टेस्ट कंडक्ट किया है, आपको a मालूम, p मालूम, डेल्टा मालूम, और आप जानते हो कि F2 की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, इसकी F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सबग्रेड पे है तो 1 हो गई। तो मैं आपसे पूछूं कि यहां से ऑब्जेक्टिव क्या रहा होगा, क्यों दिया होगा ये स्टेप। आप जानते हो कि इलास्टिसिटी निकालनी पड़ती है, सो आई कैन यूज अ फॉर्मूला, दिस इज डेल्टा इक्वल टू 1.18 p into a upon es into F2. So this value is basically 0.5
सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.18 इंटू P 1 इंटू 15 अपॉन ES इंटू 1. So what is the modulus of elasticity of subgrade? This we can find. कैलकुलेट करते हैं. ये ऐसे कि 1.18 multiplied by 15 upon 0.5 and this is coming 35.4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. देखो ये मिल गई आपको सबग्रेड की इलास्टिसिटी और यही तरीका होता है कैलकुलेट करने का. तो जब भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे आप देख लो ये जरिया है. अब यहीं पे स्टेप 2 में चलते हैं. ये था स्टेप 1. स्टेप 1 प्लेट बियरिंग टेस्ट ऑन सॉइल सबग्रेड. ये था. ठीक है, तो जैसा डेटा दिया था वैसा हमने वर्कआउट किया. अब चलते हैं स्टेप 2 पे. स्टेप 2 क्वेश्चन क्या बोलता है आप देखो ना. क्वेश्चन में ही क्लियर कर देगा कि क्या क्या करना है. ठीक है, देखो आगे पढ़ो. द टेस्ट इज कैरिड आउट ओवर 18 सेंटीमीटर बेस कोर्स. सेम टेस्ट. सो प्लेट बियरिंग टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन 18 सेंटीमीटर बेस. तो पहले तो आपको यह समझ में आ गया कि अब इस वाले स्टेप में क्या रहा होगा ऑब्जेक्टिव. F2 निकालने का ताकि क्वालिटी मालूम कर सकें. तो यहां पे जब PBT अगर मैं बोलूं कि यहां पे कंडक्ट किया है तो H की वैल्यू आपको मालूम है 18 सेंटीमीटर और A की वैल्यू मालूम है 15 सेंटीमीटर. सो फर्स्ट वी कैन वर्क आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H बाई A. दैट इज 18 अपॉन 15 एंड दिस इज कमिंग आई गेस 1.2. 18 upon 15 this is coming 1.2. ये आ जाएगी 1.2. साथ में ये देखो कि पीबीटी जो कंडक्ट किया है उस कंडक्ट करने से इस पीबीटी का डेटा क्या है. ये देखें क्या क्या मिली आपको. इन्होंने लिखा है प्रेशर यील्ड किया है कितना 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, डिफ्लेक्शन डेल्टा है. डेल्टा इज 5 mm. कहने का मतलब 0.5 सेंटीमीटर. ठीक है, और F2 आप निकाल सकते हो क्योंकि आपको इलास्टिसिटी मालूम है. अभी आप तो जानते हो ना कि इलास्टिसिटी पिछले केस में आपने निकाला था. सबग्रेड की इलास्टिसिटी कितनी होती है 35.4. अभी जो निकाला था आपने कैलकुलेटेड वैल्यू आपने निकाला, ये आपने निकाला था. तो यहां से क्या हम लोग F2 वर्कआउट कर लेंगे. अब जरा सोचो H बाई A मालूम और FT मालूम तो निकाल क्या सकते हो ग्राफ से. सिंपली ES बाई EP की वैल्यू क्या है. सो वर्कआउट करते हैं कि F2 कितनी आ रही है. सो आई कैन राइट फ्रॉम फार्मूला थी क्या डेल्टा इक्वल टू 1.18 P इंटू A अपॉन ES इंटू F2 विच आई कैन राइट डेल्टा की वैल्यू 0.5 इज इक्वल टू 1.18 मल्टीप्लाइड बाई P की वैल्यू 5 और A की वैल्यू 15 थी ना 15. ES की वैल्यू 35.4 मल्टीप्लाइड बाई F2. सो F2 की वैल्यू कितनी आ रही है विल चेक नाउ. यहां से F2 की वैल्यू आ जाएगी दिस इज 0.5 into 35.4. 0.5 into 35.4 divided by 1.18 multiplied by 5 multiplied by 15 and this value is coming 0.2. अब मैं बोलूं कि जो 0.2 आई है खुद सोचो आप ये 0.2 आई है और यहां से अगर मैं रिलेट करूं कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है. सो फ्रॉम कर्व जब आपको ये मालूम है कि H बाई A इज इक्वल टू 1.2 फिर आपको ये मालूम है कि F2 इज इक्वल टू 0.2 तो यहां से रिलेट करता हुआ निकालेंगे क्या हम लोग दिस एंड दिस यहां से रिलेट करेंगे एंड वी विल कैलकुलेट व्हाट इज द ES बाई EP वैल्यू. ES बाई EP की वैल्यू क्या है ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे. तो मैं आपको याद दिलाऊं ना कि ग्राफ में यही तो वर्कआउट करते थे आप. क्या था ग्राफ में यही था ना
ये कर्व थी, ठीक है। सो मैं बोलूं कि ये ES बाई EP की वैल्यू पता करनी है, ठीक है, और यहां से रिलेट होकर के कुछ ऐसे आई थी। तो आपको ये मालूम है दिस इज H बाई A, और यहां पे इसकी वैल्यू कितनी है 1.2, और ये है F2 इज इक्वल टू 0.2। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड, इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू जब सॉल्व करते हैं ना एक्चुअल ग्राफ से, ये स्केल पे तो नहीं है ना जो हमने ड्रॉ किया, वो आपके समझने के लिए था। अगर आप इसको एक्चुअल ग्राफ से कैलकुलेट करो, सो दिस वैल्यू कम्स इन बिटवीन दिस 1/80 टू 1/100 वाली के बीच में आती है रियल ग्राफ में। तो उन दोनों के बीच में आती है। मैं इसको आपको समझाने के लिए आई एम टेकिंग एज हायर वैल्यू 1/100, ठीक है, ताकि आप उसके थ्रू सॉल्व करें। सो ये आ रही है ग्राफ से, सो दिस आई विल राइट 1/100 आ रही है। सो आई कैन राइट ये 1/100 आई है, तो या आपको ये तो मालूम हो गया ना कि पेमेंट की क्वालिटी क्या रहेगी। तो आप बोलोगे पेमेंट की क्वालिटी जो EP आएगी ना वो हो जाएगी 100 ES, एंड दिस इज 100 इंटू 35.40, सो बेसिकली 3540 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्वालिटी हो जाएगी पेमेंट की, ठीक है। और अब क्या करेंगे, व्हील लोड टेस्ट कंडक्ट करेंगे। आपको ये सब मिल चुका है। अब यहां से चलते हैं अगले स्टेप पे, एंड विल कंडक्ट नाउ व्हील लोड टेस्ट। स्टेप 3, क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, डिजाइन द पेमेंट सेक्शन फॉर ए व्हील लोड ऑफ, सो हियर व्हील लोड टेस्ट ऑन सेम मटेरियल। सो सबसे पहले यहां से देखें व्हील लोड P की वैल्यू क्या लिखा गया है क्वेश्चन में, 4100 किलोग्राम विथ अ टायर प्रेशर मालूम है आपको 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड अलाउएबल डिफ्लेक्शन है, दिस अलाउएबल डिफ्लेक्शन इज 5 mm। तो मैं फिर से इसको लिखूं, ये हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर। सो इसको रिलेट करता हुआ वी कैन यूज द फॉर्मूला, डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 1.5 P इंटू A अपॉन ES इंटू F2। आप बताओ इसमें डेल्टा मालूम, P मालूम, A नहीं मालूम, ES तो मालूम है और F2 निकालना है हमें। तो मैं यहां से A रिलेट कर सकता हूं क्या, यहां पे क्या लिख सकते हो, स्मॉल p इज कैपिटल P अपॉन पाई A स्क्वायर, सो A इज इक्वल टू कैपिटल P अपॉन पाई स्मॉल p अंडर रूट, विच इज इक्वल टू, ये टायर प्रेशर है ना, व्हील लोड टेस्ट कंडक्ट किया है, सेम नहीं है, टेस्टिंग चेंज हो गई है। तो यहां पे हमें कैलकुलेट करनी पड़ रही है, दिस इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी 4100 किलोग्राम डिवाइडेड बाई पाई into small p की वैल्यू 6। So let's find 4100 upon 6 pi under root 14.748 आ रही है, 75 ले लेते हैं, 75 सेंटीमीटर, ये आ गई वैल्यू। सो यहां से we will now relate and we will write this is coming 0.5 इज इक्वल टू 1.5, चूंकि व्हील लोड टेस्ट है तो फॉर्मूला व्हील लोड टेस्ट का लगा, एंड P की वैल्यू है 6/6 इंटू 14.75 अपॉन ES, कितनी है ES की वैल्यू 35.4 मल्टीप्लाइड बाई F2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F2 फाइनली कमिंग, विल चेक, ये हो जाएगी 0.5 into 35.4 whole divided by 1.5 into 6 into 14.75. This is coming 0.133, ये इसकी वैल्यू आ रही है। सो मैं फाइनली अगर बोलूं कि व्हील लोड टेस्ट के थ्रू निकाला आपने इस मटेरियल पे F2 की वैल्यू, सो यू हैव दिस F2 नाउ नोन टू यू, सो F2 is equal to 0.133 and ES by EP is equal to 1/100, ठीक है, 1/100। सो इसकी वैल्यू जो आ रही है इसकी वैल्यू जो आती है यहां से रिजॉल्व करके, ठीक है, फिर से ग्राफ का यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है,
So I can write from बर्मिस्टर कर्व। अब ये कर्व से लिखा जा रहा है, ये वैल्यू मैं कहां से लिख रहा हूं? कर्व से। एक्चुअल कर्व आपके पास में नहीं है, ये कर्व से लिखा जा रहा है और इसकी वैल्यू h/a निकाल के आती है 1.9 ग्राफिकल वैल्यू। Graphical value I had this. So now using this we can find what is the thickness of pavement now. So I can write thickness of pavement required is h equal to 1.9a and this is 1.9 into 14.75. How much we are getting? This is 1.9 into 14.75 and this value is coming 28.025 सेंटीमीटर। और आप देखो कि ये पेवमेंट जो बनी है ये भी 2 लेयर सिस्टम में है, तो आपको ऐसा डायग्राम बना सकते हो इसका। ये पेवमेंट है और ये सबग्रेड है। सो दिस वन इज सबग्रेड एंड दिस वन इज पेवमेंट लेयर 1 लेयर 2। अगर इलास्टिसिटी की बात करें तो इसकी इलास्टिसिटी आई थी 35.4 और इसकी इलास्टिसिटी ये आई थी 3540। ठीक है, इसकी थिकनेस आपने जो फाइनली कैलकुलेट किया है वो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं यहां पे। दिस थिकनेस टीपी, इसी को h कहा जा रहा है यहां पे, दैट इज 28.025 सेंटीमीटर। दिस यू कैन से, ये है तरीका सॉल्व करने का। ठीक है, इससे क्वेश्चन भी एक ही टाइप का बनता जो आपने सॉल्व किया। ठीक है, अब इससे ऑब्जेक्टिव जैसा भी पूछा जाए, कहीं भी किसी भी पार्ट से पूछा जाए, नाउ यू आर एबल टू रिजॉल्व इट। ये टॉपिक भी यहाँ पे खत्म हो गई है, अब इसे आप लिख लो। बिना ग्राफ का आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, आपको इस मेथड से रिजॉल्व करने के लिए ग्राफ की जरूरत है। यहां से स्टार्ट करो। चलो, ये टॉपिक यहीं पे फिनिश होती है और आज की क्लास भी मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं। अब ये सब मिलाकर के आपने 4 मेथड्स तो पढ़ लिए। जीआई मेथड हो गया, सीवियर मेथड हो गया, ट्रायक्सल हो गया, बर्मिस्टर हो गया। ठीक है, अब है एक आखिरी मेथड जो आईआरसी का टेक्निक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड इन होल फ्लेक्सिबल पेवमेंट डिजाइन, जो कि हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, अच्छे से प्रैक्टिस करो उसको। जो भी आपने पढ़ा है, फ्लेक्सिबल पेवमेंट इज नाउ अबाउट टू फिनिश, ओनली वन पार्ट इज लेफ्ट एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट द रिजिड पेवमेंट। सो अगली क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, उससे पहले सारे बेसिक क्लियर कर लेना, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। चलो, थैंक यू।